हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जॉब्स। माय नेम इज़ अनु और हम कर रहे हैं चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। आज हम करेंगे आर्टिकल 27, 28 एंड 29। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 27 क्या है आपका, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 28 है आपका फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक, तो आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि आप जो है टैक्स नहीं लगा सकते बट आप फीस ले सकते हो। ठीक है, देखिए आर्टिकल 27 बोलता है कि कोई भी इंसान कंपेल्ड यानी कि उसको फोर्सफुली आप उससे कोई टैक्स नहीं ले सकते हैं या आप उससे कोई किसी तरीके का पैसा नहीं ले सकते हैं अपने रिलीजन को या रिलीजियस डिनोमिनेशन को प्रमोट करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आप टैक्स नहीं ले सकते हो। ठीक है, बट state should not spend public money collected by way of tax for the promotion of maintenance of any particular religion. This provision prohibits the state from favoring, patronizing, supporting one religion over the other. देखिए, अगर आपकी स्टेट जो है अगर स्टेट किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर रही है तो दैट मीन्स स्टेट को हर रिलीजन को थोड़ा थोड़ा करके इक्विटेबल वे में जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए रिसोर्सेज का। ठीक है, चाहे स्टेट कुछ भी प्रोवाइड आपको करा रही है किसी भी रिलीजन को, लेकिन अगर स्टेट पर्टिकुलर एक ही रिलीजन को जो है प्रमोट कर रही है, फेवर कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है उसके प्रमोशन में, तो ये प्रोहिबिट है, यानी कि ऐसा स्टेट नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 27 का वायलेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपका टैक्स है उसको प्रमोशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए, सब धर्मों के मेंटेनेंस के लिए और प्रमोशन के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। यानी कि कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप किसी एक रिलीजन को फेवर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 27 का वायलेशन होगा। लेकिन अगर आप सब धर्मों के मेंटेनेंस और प्रमोशन के लिए आप टैक्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोलता है कि दिस प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली लेवाई ऑफ ए टैक्स नॉट ए फी, यानी कि बस आप एक टैक्स नहीं लगा सकते हो किसी भी मेंटेनेंस और प्रमोशन के लिए रिलीजन के, बट फीस आप ले सकते हो। ठीक है, क्यों ले सकते हो, ताकि आप उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का या उस रिलीजन का जो सेकुलर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कर सको। यानी कि एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उस रिलीजन इंस्टीट्यूशन का, इसलिए वो फीस आप ले सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए कोई टेम्पल है और वहाँ के लोग वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, तो उनसे टिकट की कुछ फीस जो कि थोड़ी बहुत होती है, 10 रुपये 15 रुपये, वो उनसे ली जा सकती है। ठीक है, या टिकट के नाम जगह पे अगर आप कोई और फीस लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो जो रेगुलर विजिटर होंगे उनसे लिया जा सकता है, क्योंकि टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, पूजा के लिए सामान है, सफाई वगैरह के लिए है। ठीक है, तो अगर ये टेम्पल या मॉस्क कोई एक छोटी सी फीस लेना चाहे तो ले सकते हैं, वो अलाउड है उनके लिए। इसमें अंडर आर्टिकल 27 इसका कोई भी वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल केसेस में लोग मॉस्क में, टेम्पल में जा सकते हैं, है ना, आपको पता ही है। और वहाँ पे अगर आपके लिए खाना है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, वो स्पेशल सर्विस वो आपको प्रोवाइड कराएंगे ही। उसमें कोई मना नहीं करता है, उसमें कोई नहीं पूछता है कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप नॉर्मल जा सकते हो, खाना वाना खा सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो। ठीक है, फिर बोलता है कि ए फीस कैन बी लेवाइड ऑन रिलीजियस एंडोमेंट फॉर मीटिंग द रेगुलेशन एक्सपेंडिचर। अब रिलीजियस एंडोमेंट क्या होता है, देखिए रिलीजियस एंडोमेंट, किसी टेम्पल में बहुत ज़्यादा ही पैसा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे साउथ इंडिया के किसी टेम्पल में बहुत ही ज़्यादा जो दान है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे
आप मथुरा में जाएंगे, बनारस में जाएंगे, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस एंडोमेंट को चलाने के लिए एक प्रॉपर एक्ट साइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग, जो वहाँ के जो अथॉरिटी है, मंदिर की जो अथॉरिटी है, वो ही उस पूरे दान को जो है मतलब अपने पास रखेंगे और अपने हिसाब से उसको मतलब खर्चा करेंगे उसका। ऐसा नहीं होता है। ये पैसा जो होता है ना, ये एक प्रॉपर इसका एक एक्ट होता है जो साइन किया होता है ट्रस्ट ने और स्टेट ने। ठीक है, इसका मतलब स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। यानी कि टेम्पल की अथॉरिटी की मर्जी से पैसा ख़त्म नहीं किया जा सकता है। एक प्रॉपर तरीके से लॉ के हिसाब से उस पैसे को खर्च किया जाता है। और रिलीजियस एंडोमेंट के एक्सपेंडिचर के रेगुलेशन में इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी खर्चा होगा उसको मैनेज करने के लिए स्टेट प्रॉपर फीस चार्ज कर सकता है। ठीक है, टैक्स नहीं लेगा। ये नहीं कि अगर आपका इतने करोड़ रुपए हो रहा है तो आप 4% हमारा इसमें हिस्सा है, यानी कि स्टेट ऐसे डिमांड नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके स्टेट लेकिन फीस जो है थोड़ी बहुत अपनी वो चार्ज करेगा। ठीक है, तो क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है तो ऐसा नहीं है ना कि सब कुछ एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथों में आपने सौंप दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो उसके लिए प्रॉपर स्टेट इन्वॉल्वमेंट होती है, प्रॉपर एक्ट साइन किया हुआ होता है और उस हिसाब से एक्सपेंडिचर के लिए जो है और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए स्टेट प्रॉपर फीस चार्ज कर सकता है और प्रॉपर फीस उन लोगों जो इंडिविजुअल है, जो अथॉरिटी है, उन लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका आर्टिकल 27 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं आर्टिकल 28 की तरफ। आर्टिकल 28 क्या है आपका? है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आपके ऊपर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लगाई जा रही है तो वो नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है, ये बोलता है आपका आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 में देखिए आर्टिकल 28 आपका 4 तरीके के इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें। ठीक है, एक पहला जो इंस्टीट्यूशन होता है वो फुल्ली मेंटेन किया जाता है स्टेट से। ठीक है, यानी कि स्टेट के पैसे के ऊपर उसका जो काम है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट के खर्चे के ऊपर चल रहा है। ठीक है, दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसका एंडोमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया था, एंडोमेंट क्या होता है या ट्रस्ट भी बोलते हैं, उसके पैसे से बना हो बट एडमिनिस्टर स्टेट कर रहा है उसको। ठीक है, यानी कि एक जो फुल्ली मेंटेन्ड बाय स्टेट है, दूसरा इंस्टीट्यूशन जिसमें स्टेट बस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आपके ट्रस्ट के थ्रू हुई है या आपके एंडोमेंट के थ्रू हुई है। तीसरा ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसको स्टेट से रिकग्नाइज किया गया हो। ठीक है, इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट। और फोर्थ है ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें स्टेट से एड मिल रही है, पूरी एड नहीं बट पार्शियली एड, क्योंकि फुल्ली एड आप देख सकते हैं कि नंबर 1 जो इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया, होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, दिस इज द फुल्ली एडेड institution. Okay, but the last one is receiving aid from the state. It is not fully aid but it's a partially aided by the state. ठीक है, तो ये हो गए 4 तरीके के आपके इंस्टीट्यूशन। अब आर्टिकल 28 कहता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे स्टेट आपका खर्चा कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी रिलीजियस एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी बच्चों को। ठीक है, तो ये बोलता है। तो आप देखिए 4 तरीके के अगर इस तरीके से हैं तो यानी कि आपका फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और आपका थर्ड और फोर्थ में जो है वो बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते हो आप। ठीक है, बट जो फर्स्ट वाला इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो रिलीजियस एजुकेशन है यानी कि होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है आपका, ये कंप्लीटली प्रोहिबिट होता है। ठीक है, इसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। यानी कि जैसे
अगर मान लीजिए कोई भी रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और अगर आप उसमें जाते हो और वो बोलता है कि नहीं हम लोग एक ही धर्म के मतलब एक ही धर्म के नहीं, हम एक ही रिलीजियस को प्रमोट करेंगे अपने और इसको इस तरीके से चलाएंगे, ठीक है, यानी कि प्रमोशन करेंगे और अच्छे से एक ही रिलीजन का बखान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर एंडोमेंट और ट्रस्ट ने पैसा दिया है और आपका एडमिनिस्ट्रेड हो रहा है बाय स्टेट, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के थ्रू हो रहा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होता है वो परमिटेड होता है, ठीक है, परमिटेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है हेट स्पीच दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, एंटी नेशनल स्लोगन स्पीचेस आप दिए जा रहे हैं, आपके जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से जो है आपका नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका अगर आप एक क्रिश्चियन आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो आप बोलेंगे कि नहीं हम बस क्रिश्चियन बच्चों को ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में बस आप अपना बता सकते हो कि भाई मेरा जो रिलीजन है वो ऐसे ऐसे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो, आप उसके फीचर्स बता सकते हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि फोर्सफुल तरीके से आप बच्चों को कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ में जिसमें स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया हो और फोर्थ में जिसने स्टेट से एड मिल रहा है, पार्शियली एड मिल रहा है लेकिन, ठीक है, तो ऐसे में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो परमिटेड हैं बट ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ये बस यही सब किए जा रहे हो, इसके लिए वॉलेंट्री बेसिस पे ज़रूरत है, लेकिन अगर माइनर है आपका बच्चा तो उसके लिए जो पेरेंट के भाई आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, ठीक है, तो जो फुल एज है दैट मीन 18+ एज है जिन बच्चों की, उसके लिए आपको उनका कंसेंट चाहिए होगा, लेकिन अगर 18+ से बच्चा कम है, ठीक है, तो उसके अंदर आपके जो माता पिता हैं उसकी कंसेंट चाहिए होगी, उनकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ आप हमारे बच्चे को जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे में पेरेंट्स मना कर दे तो आप नहीं दे सकते हो, यू हैव नो राइट टू गिव हिम एनी एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन, ओके। तो ये है आपका आर्टिकल 28। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने इसमें से पढ़ के नहीं बताया है आपको लाइन टू लाइन, बट जो मेन चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया आप मुझे फिर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपना आर्टिकल 29 के ऊपर, कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटी। तो आर्टिकल 29 क्या है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 29 प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंसर्व द सेम, ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन। सेकेंड प्रोविजन में क्या बोलता है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, ठीक है। देखिए क्या बोलता है कि कौन कौन सी आपकी माइनॉरिटी को बचा रहा है, एक तो बचा रहा है आपको लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, ठीक। सबसे पहले ये रिलीजियस माइनॉरिटी को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बचा रहा है, ओके। फिर क्या बोलता है कि जो आपका पहला प्रोविज़न है वो जो है वो डिनोट कर रहा है ग्रुप को, यानी कि जो प्रोविज़न हमने पढ़ा है ऊपर, दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन residing in any part of India having a distinct language, culture, script of its own shall have the right to conserve the same, यानी कि this provision is the first provision which protects the right of a group, यानी कि आपके ग्रुप को डिनोट कर रहा है ये, ठीक है, नॉट ए सिंगल सिटीजन, ओके।
सेकेंड प्रोविजन के अंदर आता है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट रिसीव एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। यानी कि 4 तरीके से, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। बस इस बेस पे अगर आपका कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट से फंड रिसीव कर रहा है और मेंटेन किया जा रहा है स्टेट के थ्रू, तो ऐसे में किसी को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ये आपका प्रोविज़न है वो आपको डिनोट कर रहा है इंडिविजुअल पर्सन को। ठीक है, समझ में आ गया कि फर्स्ट वाला ग्रुप को डिनोट कर रहा है और जो आपका दूसरा वाला है वो इंडिविजुअल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, फिर बोलता है आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन ऑफ बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट नेसेसरी। देखिए, आर्टिकल 29 जो है ये बोलता है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों को ही प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 दे रहा है। ठीक है, तो साथ साथ में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आर्टिकल 29 नॉट सिर्फ माइनॉरिटी को ही नहीं बट मेजॉरिटी को भी बचाता है। ठीक है, कैसे बचाता है? अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला? यहाँ पे ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज़ किया गया है पहले आपके प्रोविज़न में, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यानी कि कोई भी सिटीजन का सेक्शन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। समझने की कोशिश करिए इस वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपका सिर्फ माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी भी इंक्लूड होती है कि अगर किसी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी का कोई डिमांड वैलिड है तो उसको भी अंडर आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब यही था कि ना सिर्फ माइनॉरिटी को बल्कि मेजॉरिटी को भी आपका प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दे कैन एक्सटेंड टू द मेजॉरिटी सेक्शन। ठीक है, आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि माइनॉरिटी से आप मेजॉरिटी के ऊपर जा सकते हैं। मेजॉरिटी का अगर कोई पर्सन डिसएडवांटेज पोजीशन पे है तो उसे भी प्रोटेक्शन मिल सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी कि सिर्फ माइनॉरिटी को ही प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, मेजॉरिटी को भी मिलेगी। और ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि आपके प्रोविजन के अंदर लिखा गया है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। ठीक है, इसलिए फिर बोलते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये बोला गया है कि अगर धर्म के बेस पे या कास्ट के बेस पे कोई आपसे वोट मांगता है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपके कैंडिडेचर को जो है रद्द कर सकता है, कैंसिल कर देगा। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप वोट मांगने के दौरान जो कैंडिडेट है या जो आपका लीडर है, पॉलिटिकल जो लीडर है, वो उस दौरान ये बोलता है कि अगर मैं जीता तो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करूँगा या इसको प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। ठीक है, या इस स्क्रिप्ट को बचाऊँगा। ठीक है, लैंग्वेज नहीं, स्क्रिप्ट भी तो है ना। और इसके अगर वो ऐसा बोलता है तो जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसके अंडर आप उसे करप्ट प्रैक्टिस के अंदर नहीं डाल सकते हो। ठीक है, यानी कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर इसे करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। बट अगर उसने डायरेक्ट रिलीजन और डायरेक्ट कास्ट को अपील किया है तो उसे वायलेशन माना जाएगा आर्टिकल 29 का और उसे पनिश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 29 कंप्लीट। आर्टिकल 30 बड़ा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले बता दूं कि आर्टिकल 30 जो है वो जो है उसके अंदर माइनॉरिटी ही आएगी, मेजॉरिटी नहीं आएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। ठीक है, आर्टिकल 29 के अंदर जो है मेजॉरिटी को इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि यहाँ पे
यूज़ ऑफ वर्ड एनी सेक्शन ऑफ सिटीजनशिप, उसकी वजह से यहाँ पे मेजॉरिटी को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो सेक्शन ऑफ सिटीजन में तो कोई भी आ सकता है, मेजॉरिटी भी इंक्लूड होती है उसमें और माइनॉरिटी भी होती है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 30 के अंदर जो है आपका मेजॉरिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी ही है। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर से ज़रूर, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी आपका डाउट है। ठीक है, आई विल ट्राई टू include in the next part of the video. Okay, thank you so much.